Dear viewer, student and my friends, you're most welcome to my channel Commerce Wave YouTube classes for you. हेलो एवरीवन, दिस इज़ एन सर। यह वीडियो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के एमसीक्यू सीरीज का दूसरा वीडियो है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के एमसीक्यू सीरीज के पहले हिस्से में, पहले वीडियो में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, रेशियो एनालिसिस और फंड फ्लो चैप्टर को कवर किया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के इस दूसरे हिस्से में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट, मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, बजटिंग और बजटरी कंट्रोल तथा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को कवर किया है। वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आइए अब वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ कैश? निम्नलिखित में से कौन नगद का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, अस्थायी संपत्तियों का क्रय। ऑप्शन बी, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, संचालन से कोष। ऑप्शन सी, इशू ऑफ डिवेंचर्स, ऋण पत्रों का निर्गमन। ऑप्शन डी, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, अस्थायी संपत्तियों का विक्रय। यह क्वेश्चन कैश फ्लो चैप्टर से रिलेटेड है। आइए सबसे पहले कैश फ्लो को समझते हैं। कैश फ्लो को एक बार देखते हैं, उसके बाद से ये आंसर करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक तरीके से फंड फ्लो स्टेटमेंट की तरह ही एक स्टेटमेंट होता है, एक विवरण होता है। यह एक ऐसा विवरण है जो दो पीरियड के बीच में कैश बैलेंस में हुए परिवर्तनों के कारणों की व्याख्या करता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि कैश फ्लो एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कैश के आधार पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में हुए परिवर्तन को स्पष्ट करता है। इस स्टेटमेंट को बनाने का यह उद्देश्य होता है कि बिजनेस में यदि दो पीरियड के कैश बैलेंस में यदि अंतर है तो उस अंतर के कौन कौन से कारण हैं, यानी कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे कैश बढ़ा है या कैश बिजनेस में आया है, और कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे कैश का आउटफ्लो हुआ है, यानी कैश बाहर गया है। इस प्रकार यदि हम देखें तो कैश का जो फ्लो है यह दो प्रकार से हो सकता है। कैश का इनफ्लो, यानी कैश यदि बाहर से बिजनेस को प्राप्त होता है तो इसको कैश इनफ्लो कहते हैं, और इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में सोर्स ऑफ कैश के नाम से भी जाना जाता है। वहीं यदि बिजनेस से कैश बाहर जाती है, कैश का आउटफ्लो होता है, तो इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में आउटफ्लो ऑफ कैश की तरफ दिखाते हैं या एप्लीकेशन ऑफ कैश के नाम से जानते हैं। इससे यह बात तो स्पष्ट हो गई कि कैश का जो फ्लो है इसका दो डायरेक्शन हो सकता है। कैश इनफ्लो हो सकता है या सोर्स ऑफ कैश, और दूसरा आउटफ्लो हो सकता है या एप्लीकेशन ऑफ कैश। कैश फ्लो के लिए जिम्मेदार बिजनेस एक्टिविटीज को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, यानी तीन प्रकार की एक्टिविटीज हो सकती हैं जिनके कारण कैश का फ्लो हो सकता है। जिसमें पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और तीसरा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। जहाँ तक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात है तो यहाँ पर भी कैश का दो डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यहाँ इस बात को कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनफ्लो को सोर्स ऑफ कैश और आउटफ्लो को एप्लीकेशन ऑफ कैश के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ यह बात स्पष्ट कर लें, इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि यदि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है तो कैश के इनफ्लो के कौन कौन से काजेज हो सकते हैं? तो इसमें सबसे बड़ा काजेज होता है कैश सेल, रिसीव फ्रॉम डेटर्स,
कमीशन एंड फीस रिसिप्ट, रॉयल्टी रिसिप्ट, इन सब से जो कैश का इनफ्लो होता है उसे हम इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। वहीं आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जो कॉजेज है वो कैश परचेज है, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स भी एक कॉजेज है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड इन कैश जिनका भुगतान कैश में किया गया हो, पेमेंट ऑफ वेज, इनकम टैक्स पेड। इन सब गतिविधियों को, इन सब बिजनेस एक्टिविटीज के कारण यदि कैश का आउटफ्लो होता है तो इसे आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। वहीं यदि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ भी दो डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, इनफ्लो हो सकता है या आउटफ्लो हो सकता है। इनफ्लो की बात करें तो इनफ्लो में जो कॉजेज है उसमें है सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। वहीं आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के कॉजेज की बात करें तो इसमें है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। वहीं यदि तीसरे प्रकार की बिजनेस एक्टिविटी जिसको फाइनेंशियल एक्टिविटी कहते हैं, यदि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है तो यहाँ भी दो डायरेक्शन में कैश का फ्लो होगा, इनफ्लो हो सकता है या आउटफ्लो हो सकता है। इनफ्लो के जो काजेज हैं उसमें इशू ऑफ शेयर्स इन कैश, इशू ऑफ डिवेंचर्स इन कैश, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी लॉन्ग टर्म जो लोन्स हैं यदि उनके कारण यदि कैश की प्राप्ति होती है, कोई लोन नगद ले लिया गया तो यहाँ पर प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फाइनेंशियल एक्टिविटी से कैश का इनफ्लो होगा। वहीं आउटफ्लो के जो काजेज हैं उसमें है पेमेंट ऑफ लोन्स या जिसे हम रीपेमेंट ऑफ लोन्स कहते हैं, लोन को यदि चुका दिया जाए, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, इसी के साथ साथ बाईबैक ऑफ शेयर भी है, अगर कैश में बाईबैक ऑफ शेयर करते हैं तो यहाँ है। इसके साथ ही रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का यदि ऑप्शन इस्तेमाल किया गया है तो यह हो सकता है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड हो सकता है, इंटरेस्ट पेड हो सकता है, रीपेमेंट ऑफ फाइनेंशियल और लीज लाइबिलिटी, यानी कोई और फाइनेंशियल यदि लाइबिलिटी है या कोई लीज लाइबिलिटी है तो उसका यदि पेमेंट किया जाता है तो यह भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम इन तीनों प्रकार की गतिविधियों से होने वाले कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को प्रदर्शित करते हैं, जिससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि दो पीरियड के बीच में कैश बैलेंस में यदि अंतर है तो उसके कौन कौन से काजेज हैं, किस एक्टिविटी में ज़्यादा इनफ्लो या आउटफ्लो है और किस एक्टिविटी में कम इनफ्लो या आउटफ्लो है, जिससे कि डिसीजन मेकिंग में आसानी हो सके, मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में आसानी हो सके। यह एक तरीके से मोटा मोटी कैश फ्लो है। ये बातें यदि आपको पता है तो कैश फ्लो से आने वाले एमसीक्यूज में से ज़्यादातर एमसीक्यूज को आप कर सकते हैं। तो आइए अब प्रश्न का उत्तर जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ कैश? निम्नलिखित में से कौन नगद का स्रोत नहीं है, यानी कैश के इनफ्लो का कॉजेज नहीं है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट की बात करें तो यह तो आउटफ्लो है क्योंकि बिजनेस से परचेज के दौरान कैश बाहर जाएगी। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, संचालन से कोष, यह कैश के इनफ्लो का काजेज है। वहीं इशू ऑफ डिवेंचर की बात करें तो यह भी कैश फ्लो के इनफ्लो का काजेज है, इशू करेंगे तो कैश बिजनेस में आएगी। सेल ऑफ फिक्स एसेट की बात करें, संपत्ति बेचेंगे तो इससे भी कैश का इनफ्लो होगा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट जो है यह कैश का स्रोत नहीं है, कैश का सोर्स नहीं है, यह कैश का एप्लीकेशन है या कैश का आउटफ्लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिक्रीज इन क्रेडिटर्स इज, लेनदारों में कमी है। सोर्स ऑफ कैश, एप्लीकेशन ऑफ कैश, नो इफेक्ट ऑन कैश फ्लो, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। यहाँ देखिए डिक्रीज इन क्रेडिटर्स का मतलब क्या है, क्रेडिटर्स को उनका पैसा लौटाया गया तभी तो क्रेडिटर्स में कमी आएगी। तो यदि क्रेडिटर्स का पेमेंट करेंगे
तो इससे कैश क्या होगी, कैश कम होगी। कैश कम होगी का मतलब कैश का आउटफ्लो होगा। कैश के आउटफ्लो को क्या कहते हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ कैश कहते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स इज एप्लीकेशन ऑफ कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ कैश। निम्नलिखित में से कौन नगद का प्रयोग नहीं है। अब यहाँ ऑप्शन ए की बात करें, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेज, पूर्व दत्त व्ययों में वृद्धि। तो अगर इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेज है कि मतलब प्रीपेड में कुछ और पैसे दिए गए, तो प्रीपेड तो यह तो एप्लीकेशन ऑफ कैश होगा। वहीं इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो हाँ, यदि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में इंक्रीमेंट होता है, कोई बढ़ोतरी होती है, तो चूंकि ये अदत्त व्यय हैं, ये व्यय ड्यू हो गए, रेज हो गए, लेकिन इनका पेमेंट नहीं किया गया है, तो इससे क्या है, यहाँ न तो कैश का इनफ्लो है और न ही कैश का आउटफ्लो है, न एप्लीकेशन है न स्रोत है, सोर्स है। वहीं ऑप्शन सी की बात करें, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, यदि रहतिये में वृद्धि हो जाए, स्टॉक में वृद्धि कैसे होगी, जब स्टॉक परचेज करेंगे, और स्टॉक यदि परचेज करेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ कैश होगा, कैश को अप्लाई करेंगे, कैश का पेमेंट करेंगे, तभी तो इन्वेंट्री आएगी। ऑप्शन डी, परचेज ऑफ मशीनरी, मशीन का क्रय। अब मशीन परचेज करेंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, यानी कैश का एप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पर जो तीन ऑप्शन ए, सी और डी हैं, ये तो एप्लीकेशन ऑफ कैश हैं, लेकिन ऑप्शन बी यह एप्लीकेशन ऑफ कैश नहीं है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ कैश कौन नहीं है, यही पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल इज, प्राप्य विपत्रों में वृद्धि है। ऑप्शन ए, सोर्स ऑफ कैश। ऑप्शन बी, एप्लीकेशन ऑफ कैश। ऑप्शन सी, नो इफेक्ट ऑन कैश फ्लो। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। स्टूडेंट, यहाँ बिल्स रिसीवेबल को मार्केटेबल सिक्योरिटी मानते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटी जो है कैश या कैश के इक्विवेलेंट होती हैं। तो इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल जो है वह एप्लीकेशन ऑफ कैश है। एप्लीकेशन ऑफ कैश के कॉजेज में बिल्स रिसीवेबल में इंक्रीमेंट होगा, वृद्धि होगी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एप्लीकेशन ऑफ कैश, रोकड़ का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज, भवन पर ह्रास है। ऑप्शन ए, सोर्स ऑफ कैश, रोकड़ का स्रोत। ऑप्शन बी, एप्लीकेशन ऑफ कैश, रोकड़ का प्रयोग। ऑप्शन सी, नो इफेक्ट ऑन कैश फ्लो, रोकड़ प्रवाह पर कोई प्रभाव नहीं। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग से कैश का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये कैश आइटम नहीं है। डेप्रिसिएशन का जो टर्म है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश इवेंट है। यहाँ तो न तो कैश का एप्लीकेशन है, न कैश का स्रोत है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है नो इफेक्ट ऑन कैश फ्लो, यानी डेप्रिसिएशन की वजह से कैश फ्लो प्रभावित नहीं होगा, कैश फ्लो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज BEP इज दैट वेयर, सम विच्छेद बिंदु वह है जहाँ ऑप्शन ए, प्रॉफिट इज मैक्सिमम। ऑप्शन बी, प्रॉफिट इज मिनिमम। ऑप्शन सी, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ऑप्शन डी, लॉस इज मिनिमम। स्टूडेंट, BEP इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ऑन विच टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कास्ट। ब्रेक इवन पॉइंट वह बिंदु है जहां पर बिजनेस एक्टिविटी के परिणाम स्वरूप कुल रेवेन्यू कुल कास्ट के बराबर हो जाता है, यानी टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कास्ट। यानी BEP क्या होता है, तो BEP एक पॉइंट है किसका, तो बिजनेस एक्टिविटीज़ का। कौन सा पॉइंट है, तो जहां पर टोटल रेवेन्यू टोटल कास्ट के बराबर हो जाती है। और आप जानते हैं कि यदि कुल कमाई कुल खर्चे के बराबर हो जाए तो क्या यहाँ कोई प्रॉफिट होगा या कोई लॉस होगा, नहीं। तो
तो ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, यानी बीईपी इज द पॉइंट वेयर नाइदर प्रॉफिट और नॉर लॉस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर बीईपी। निम्नलिखित में से कौन सा सम विच्छेद बिंदु के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए, फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कास्ट। ऑप्शन बी, फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन। ऑप्शन सी, फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट, बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट का कैलकुलेशन का फार्मूला है फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कास्ट। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। इसका एक फार्मूला ये भी हो सकता है फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का जो मतलब होता है एसपी माइनस वीसी, यानी सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कास्ट को यदि घटा दिया जाए तो जो वैल्यू आती है उसी को कंट्रीब्यूशन कहते हैं। तो यहाँ दूसरा वाला यानी ऑप्शन बी भी करेक्ट है, क्योंकि बीईपी कैलकुलेशन का यह एक फार्मूला है। तीसरे की बात करें तो यह भी ब्रेक इवन पॉइंट के कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला फार्मूला है, जो है फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाई प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो यहाँ तीनों ही फार्मूले से ब्रेक इवन पॉइंट निकाला जा सकता है। चूँकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो ये ए बी सी तीनों तो करेक्ट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सही नहीं है, यानी सब सही है। तो ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीवी रेशियो इज लाभ मात्रा अनुपात है। ऑप्शन ए, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। ऑप्शन बी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स। ऑप्शन सी, सेल्स डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। स्टूडेंट, अगर पीवी रेशियो की बात करें तो पीवी रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हम जानते हैं, रेशियो एनालिसिस में हमने आपको बताया था कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होते हैं उन्हें परसेंटेज में दिखाया जाता है। नॉर्मली 100 के वैल्यू में उसको शो करते हैं, परसेंटेज में दिखाते हैं। तो यहाँ इस प्रश्न में दो ऑप्शन तो इसी आधार पे कट हो जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं है। या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। वहीं जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं वह नॉर्मली सेल्स पर डिपेंड करते हैं या टर्नओवर पर डिपेंड करते हैं या एवरेज टर्नओवर पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं है। इस आधार पर देखें तो ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं है। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100 इज द करेक्ट आंसर फॉर द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने का एक तरीका है जिसमें कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं। यहाँ इस फार्मूले को एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है, चूँकि वो कंट्रीब्यूशन को जब हम ब्रेक करते हैं तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कास्ट। तो एक तरीके से और ये पीवी रेशियो का फार्मूला बनता है, वह बनता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाई सेल्स। पीवी रेशियो को ब्रेक इवन पॉइंट के माध्यम से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी यदि बीईपी हमें पता है तो पीवी रेशियो का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। वहाँ पर इसका फार्मूला होता है फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाई बीईपी इन रुपीज। तो इस प्रकार देखें पीवी रेशियो को हम लोग समझ चुके हैं। जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू पीवी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रीब्यूशन इज अंशदान है। ऑप्शन ए, सेल्स माइनस फिक्स कास्ट। ऑप्शन बी, सेल्स माइनस टोटल कास्ट। ऑप्शन सी, सेल्स माइनस वेरिएबल कास्ट। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो ये कंट्रीब्यूशन अभी हम आपको बता चुके हैं। कंट्रीब्यूशन का जो मतलब होता है
वह होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कास्ट। सेलिंग प्राइस या सेल्स माइनस वेरिएबल कास्ट यदि करें तो कंट्रीब्यूशन पता हो जाता है, यानी सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कास्ट पर यूनिट करें तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है। यदि टोटल सेल्स प्राइस माइनस टोटल वेरिएबल कास्ट कर दें तो कंट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन पता चलता है। तो यहाँ इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेल्स माइनस वेरिएबल कास्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज, सुरक्षा सीमा है। ऑप्शन ए सेल्स एट बीईपी माइनस एक्चुअल सेल्स, ऑप्शन बी एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी, ऑप्शन सी सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रोडक्शन का वह पॉइंट है जो ब्रेक इवन पॉइंट से एक्चुअल प्रोडक्शन पॉइंट तक का होता है, यानी एक्चुअल पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से लेकर के ब्रेक इवन पॉइंट तक का जो प्रोडक्शन होता है उसे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान में रखनी आवश्यक है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा ब्रेक इवन पॉइंट के बाद की स्थिति होती है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट से आगे का जो प्रोडक्शन होता है एक्चुअल प्रोडक्शन तक का, उसे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ देखिए जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी बीईपी के बाद की जितनी भी सेल्स होती हैं वह मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स कहलाती हैं या मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाती हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट के आगे का सेल्स यानी ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर का जो सेल होता है उसे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी के नाम से जानते हैं, एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज इज, सुरक्षा सीमा प्रतिशत में है। ऑप्शन ए एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी डिवाइडेड बाई 100, ऑप्शन बी एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी मल्टीप्लाइड बाई 100, ऑप्शन सी एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी डिवाइडेड बाई एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज में कैलकुलेशन करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो होता है एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी डिवाइडेड बाई एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्शन बजट इज गवर्नड बाई, उत्पादन बजट संचालित होता है। ऑप्शन ए सेल्स बजट, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल बजट, ऑप्शन सी मटेरियल बजट, ऑप्शन डी कैपिटल बजट पूंजी बजट। प्रोडक्शन बजट इज गवर्नड बाई सेल्स बजट, विक्रय बजट के द्वारा उत्पादन बजट संचालित होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिमांड फॉर कॉस्टिंग इज डिफिकल्ट बजट इज प्रिपेयर्ड, जहां मांग पूर्वानुमान कठिन हो वहां बजट बनाया जाता है। ऑप्शन ए प्रोडक्शन बजट, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल बजट, ऑप्शन सी फाइनेंस बजट, ऑप्शन डी सेल्स बजट। क्वेश्चन के अनुसार जब डिमांड को फोरकास्ट करना डिफ़िकल्ट हो, कठिन हो, ये तय न किया जा सके कि डिमांड क्या हो सकती है या होगी, तो इस कंडीशन में फ्लेक्सिबल बजट तैयार किया जाता है, लोचनीय बजट तैयार किया जाता है जिसमें कोई परिवर्तन किया जा सके। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ यूजफुल फॉर कास्ट कंट्रोल, लागत नियंत्रण के लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म बजट, ऑप्शन बी लॉन्ग टर्म बजट, ऑप्शन सी मिडिल टर्म बजट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। शॉर्ट टर्म बजट एक ऐसा बजट है जो कास्ट कंट्रोल के लिए उपयोगी होता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म बजट इज यूजफुल फॉर कास्ट कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मास्टर बजट इज, मास्टर बजट है। ऑप्शन ए एक्सपेंशन ऑफ ऑल बजट, ऑप्शन बी टोटल ऑफ ऑल बजट्स, ऑप्शन सी समरी ऑफ ऑल बजट्स, ऑप्शन डी जीरो बेस्ड बजट। मास्टर बजट बिजनेस के ओवरऑल अलग अलग जो बजट्स होते हैं उनका ओवरऑल एक समरी प्रस्तुत करता है।
इस प्रकार से इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, समरी ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीरो बेस बजटिंग वाज फर्स्ट यूज बाई। शून्य आधार बजट का प्रथम प्रयोग के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए जॉन एफ कैनेडी, ऑप्शन बी जेम्स बुचनैन, ऑप्शन सी जेम्स वेल्सन, ऑप्शन डी जिम्मी कार्टर। जीरो बेस बजटिंग, जिसे ZBB के नाम से भी जाना जाता है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1962 में अमेरिका में किया गया था। अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट के गवर्नर थे जिम्मी कार्टर, जिन्होंने इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया था। जिम्मी कार्टर ने ही इसे सबसे पहले यूज किया था इस सिस्टम को। बाद में जिम्मी कार्टर अमेरिका के एक राष्ट्रपति भी बने थे। इस प्रकार के बजट का प्रयोग उन्होंने स्टेट के एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए किया था। जहाँ तक सामान्य बजट का जब निर्माण किया जाता है तो उसमें प्रीवियस ईयर के बजट को बेस माना जाता है। प्रीवियस ईयर के जो आउटकम्स होते हैं या जो शॉर्टकमिंग्स होती हैं उनके आधार पर नए साल का बजट तैयार किया जाता है। जबकि जीरो बेस बजटिंग एक बजट का ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी भी बजट को बेस नहीं माना जाता, यानी किसी भी प्रीवियस बजट को कोई बेस नहीं माना जाता है। इसमें हर साल को बिल्कुल नए तरीके से बजट किया जाता है, यानी हर बजट बिल्कुल एकदम नया बजट होता है। और करंट ईयर का जो बजट होता है इसका जीरो बेस होता है, यानी कोई आधार नहीं होता, इसीलिए इसको जीरो बेस बजटिंग कहते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह है जिम्मी कार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रोलिंग यूनिट अंडर बजटरी कंट्रोल इज। बजटरी नियंत्रण के अंतर्गत नियंत्रण की इकाई होती है। ऑप्शन ए डिपार्टमेंट, विभाग, ऑप्शन बी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन सी पीरियड, ऑप्शन डी बिजनेस। बजटरी कंट्रोलिंग यूनिट के रूप में जिसे इस्तेमाल किया जाता है उसे पीरियड कहते हैं, या बजटरी कंट्रोलिंग यूनिट के रूप में बजटरी कंट्रोल में पीरियड को इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर बजटरी कंट्रोल डिटेल्ड एनालिसिस इज पॉसिबल। बजटरी नियंत्रण के अंतर्गत गहन विश्लेषण संभव होता है। ऑप्शन ए बोथ ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, ऑप्शन बी ओनली ऑफ रेवेन्यू, ऑप्शन सी ओनली ऑफ एक्सपेंसेस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है बजटरी कंट्रोल के अंतर्गत जो डिटेल एनालिसिस होती है उसमें इनकम और एक्सपेंसेस दोनों को शामिल किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए बोथ ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बजटरी कंट्रोल इज अ फॉर्म ऑफ। बजटरी नियंत्रण एक रूप है। ऑप्शन ए मैक्रो कंट्रोल, ऑप्शन बी माइक्रो कंट्रोल, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बजटरी कंट्रोल एक मैक्रो अप्रोच है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। बजटरी कंट्रोल इज अ फॉर्म ऑफ मैक्रो कंट्रोल। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कास्ट एंड स्टैंडर्ड कास्ट इज नोन एज। वास्तविक लागत और प्रमाप लागत के बीच के अंतर को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रॉफिट, ऑप्शन बी लॉस, ऑप्शन सी डिफरेंशियल कॉस्ट, ऑप्शन डी वेरिएंस। स्टूडेंट, एक्चुअल कास्ट और स्टैंडर्ड कास्ट का जो डिफरेंस होता है उसी को वेरिएंस कहते हैं, जो स्टैंडर्ड कास्टिंग के अंतर्गत वेरिएंस एनालिसिस के द्वारा पता किया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्टैंडर्ड कास्टिंग इन्वॉल्व्स द प्रमाप लागत विधि में सन्निहित है। ऑप्शन ए सेटिंग ऑफ बजट कास्ट, बजटीय लागत तय करना, ऑप्शन बी फिक्सेशन ऑफ एस्टिमेटेड कास्ट, अनुमानित लागत नियत करना या तय करना, ऑप्शन सी डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कास्ट, प्रमाप लागत का निर्धारण करना, ऑप्शन डी फॉरकास्टिंग ऑफ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन लागत का अनुमान करना। स्टैंडर्ड कास्टिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रोडक्शन के लिए एक स्टैंडर्ड तय किया जाता है, एक स्टैंडर्ड डिटरमाइन किया जाता है और उसकी तुलना हमेशा प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन से की जाती है। यदि दोनों में कोई वेरिएंस है तो उस वेरिएंस का पता लगाया जाता है और यदि
कोई वेरिएंस है तो उसे ये पता लगाया जाता है कि ये बिजनेस के लिए फेवरेबल है अथवा बिजनेस के लिए ये एडवर्स है या अनफेवरेबल है। तो यहाँ जो ऑप्शंस हैं उसमें से करेक्ट आंसर है स्टैंडर्ड कास्टिंग के लिए वह है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कास्ट। स्टैंडर्ड कास्ट का डिटर्मिनेशन जो है वो स्टैंडर्ड कास्ट का हिस्सा है, स्टैंडर्ड कास्टिंग का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक स्टैंडर्ड इज सेट फॉर, मूल प्रमाप स्थापित होता है। ऑप्शन ए शार्ट पीरियड अल्पकाल के लिए, ऑप्शन बी मीडियम पीरियड मध्यकाल के लिए, ऑप्शन सी करेंट पीरियड चालू अवधि के लिए, ऑप्शन डी अनसर्टेन पीरियड अनिश्चित अवधि के लिए। स्टैंडर्ड कास्ट में जो स्टैंडर्ड्स तय किए जाते हैं, जो मानक तय किए जाते हैं, उनका कोई फिक्स पीरियड नहीं होता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकते हैं, मीडियम के लिए भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकते हैं, और कभी भी जब कोई मेजर चेंजेस होते हैं तो स्टैंडर्ड को हम उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, basis of standards is set for uncertain period. Option D is correct. Next question is the cost of production determined under standard costing. प्रमाप लागत के अंतर्गत एक उत्पादन की निर्धारण लागत है। ऑप्शन ए डायरेक्ट कास्ट प्रत्यक्ष लागत, ऑप्शन बी प्री डिटरमाइंड कास्ट पूर्व निर्धारित लागत, ऑप्शन सी इनडायरेक्ट कास्ट अप्रत्यक्ष लागत, ऑप्शन डी हिस्टोरिकल कास्ट ऐतिहासिक लागत। स्टैंडर्ड कास्टिंग के अंतर्गत स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं, प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड्स तय किए जाते हैं। इन्हीं स्टैंडर्ड्स पर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन तय किया जाता है। तो इस प्रकार से स्टैंडर्ड कास्टिंग के अंतर्गत जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वह प्री डिटरमाइंड कास्ट पर आधारित होते हैं, पूर्व में निर्धारित किए गए स्टैंडर्ड पर बेस्ड होते हैं। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्री डिटरमाइंड कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मटेरियल कास्ट वेरिएंस ड्यू टू, सामग्री लागत विचरण उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए चेंज इन प्राइस ऑफ मटेरियल्स, ऑप्शन बी चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स, ऑप्शन सी चेंज इन मटेरियल मिक्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ जो वेरिएंस है, वेरिएंस का मतलब अभी हमने बताया कि स्टैंडर्ड कास्ट और एक्चुअल कास्ट में यदि कोई अंतर आता है तो उसको वेरिएंस कहते हैं। और यह अंतर किस वजह से हो सकता है, तो मटेरियल के रेफरेंस में देखें तो मटेरियल की प्राइस बढ़ने से भी एक्चुअल कास्ट और स्टैंडर्ड कास्ट में अंतर हो सकता है। क्वांटिटी यानी जो मटेरियल इस्तेमाल होता है प्रोडक्शन में, अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है या क्वांटिटी कम हो जाती है, इस्तेमाल की जाने वाली क्वांटिटी की मात्रा कम या अधिक होने पर भी एक्चुअल कास्ट और स्टैंडर्ड कास्ट में अंतर हो सकता है। मटेरियल मिक्स के कारण भी एक्चुअल कास्ट और स्टैंडर्ड कास्ट में अंतर हो सकता है। तो इस प्रकार से मटेरियल कास्ट वेरिएंस का जो कारण है वो ये तीनों ही हो सकता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव आर काजेज ऑफ मटेरियल कास्ट वेरिएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूड्स इन कास्ट वेरिएंस, निम्नलिखित में से कौन सा लागत विचरण में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए सेल्स वेरिएंस, ऑप्शन बी मटेरियल वेरिएंस, ऑप्शन सी लेबर वेरिएंस, ऑप्शन डी ओवरहेड वेरिएंस। स्टूडेंट स्टैंडर्ड कास्टिंग के अंतर्गत 3 प्रकार से वेरिएंस की गणना की जाती है। एक मटेरियल का वेरिएंस, दूसरा लेबर वेरिएंस, तीसरा ओवरहेड वेरिएंस। सेल्स वेरिएंस स्टैंडर्ड कास्टिंग के अंतर्गत किसी प्रकार के वेरिएंस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है और न ही सेल्स को किसी प्रकार से स्टैंडर्डाइज किया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सेल्स वेरिएंस। सेल्स वेरिएंस जो है स्टैंडर्ड कास्टिंग के अंतर्गत या कास्ट वेरिएंस के अंतर्गत इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मटेरियल कास्ट वेरिएंस इज, सामग्री लागत विचरण है। ऑप्शन ए स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल प्राइस, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल प्राइस, ऑप्शन सी
स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड प्राइस। ऑप्शन डी स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, मटेरियल कास्ट वेरिएंस के अंतर्गत मटेरियल कास्ट वेरिएंस होता है इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कास्ट माइनस एक्चुअल कास्ट। स्टैंडर्ड कास्ट को यदि हम देखें तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड प्राइस, और एक्चुअल कास्ट को यदि देखें तो होगा एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल क्वांटिटी। तो यहाँ पर मटेरियल कास्ट वेरिएंस का जो करेक्ट फार्मूला यहाँ है वो है ऑप्शन डी स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इस प्रकार से स्टैंडर्ड कास्ट पता चल जाएगी, इसमें से माइनस कर दिया जाएगा एक्चुअल कास्ट को। तो एक्चुअल कास्ट कैसे पता चलेगी, तो एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल क्वांटिटी। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द स्टैंडर्ड कास्ट इज लेस देन एक्चुअल कास्ट द कास्ट वेरिएंस इज। यदि प्रमाप लागत वास्तविक लागत से कम है तो लागत विचरण क्या होगा। स्टूडेंट, स्टैंडर्ड कास्टिंग के अंतर्गत यह पता करते हैं कि यदि कोई वेरिएंस है तो वो वेरिएंस बिजनेस के लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। फेवरेबल कब होगा, जब एक्चुअल कास्ट स्टैंडर्ड कास्ट से यदि कम हो जाती है। तो यह तो अच्छी बात है भाई, जो मानक तय किया था उससे कम लागत में यदि प्रोडक्शन कर रहे हैं तो यह तो बिजनेस के लिए फायदे वाली बात है, फेवरेबल है। वहीं यदि इसके उलट स्थिति हो, यानी एक्चुअल कास्ट ज़्यादा हो और स्टैंडर्ड कास्ट कम हो, तो यहाँ पर जो कंडीशन होगी वो अनफेवरेबल होगी, बिजनेस के फेवर में नहीं होगी, क्योंकि जो मानक तय किए गए थे उससे अधिक यदि प्रोडक्शन की कास्ट आ रही है तो यह बिजनेस के लिए चिंता की बात है, बिजनेस के लिए अनफेवरेबल है। यदि कोई कास्ट वेरिएंस नहीं है तो नो इफेक्ट ऑन कास्ट वेरिएंस होगा। और कास्ट वेरिएंस कब नहीं होगा, तो कास्ट वेरिएंस तब नहीं होगा जब स्टैंडर्ड कास्ट और एक्चुअल कास्ट दोनों बराबर हो, तो वहाँ किसी प्रकार का कोई वेरिएंस नहीं होगा। तो अब यदि प्रश्न में देखें तो लिखा हुआ है कि इफ़ द स्टैंडर्ड कास्ट इज़ लेस, अगर स्टैंडर्ड कास्ट कम है और एक्चुअल कास्ट जो है वो ज़्यादा है, तो यह स्थिति अनफेवरेबल कंडीशन कही जाती है। इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, अनफेवरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस इज, सामग्री मात्रा विचरण है। ऑप्शन ए एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल क्वांटिटी। ऑप्शन बी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड प्राइस। ऑप्शन सी एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल प्राइस। ऑप्शन डी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल प्राइस। स्टूडेंट, जब क्वांटिटी वेरिएंस की बात हो तो वहाँ पर जो वेरिएबल्स होंगे वो क्वांटिटी वेरिएबल्स होगी, यानी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी के बीच के वेरिएंस को निकाला जाएगा। जहाँ जो वैल्यू फिक्स होगी, यानी प्राइस की जो बात करें तो प्राइस यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब क्वांटिटी वेरिएबल हो तो प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस इस्तेमाल करेंगे, और जब प्राइस वेरिएंस निकालना हो तो वहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी को इस्तेमाल किया जाता है। यह बात ध्यान में रखेंगे। यानी यहाँ मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस निकालना है, क्वांटिटी का वेरिएंस निकालना है, तो क्वांटिटी जो है वो स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों इस्तेमाल होगी, लेकिन प्राइस जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, और कांस्टेंट प्राइस के लिए स्टैंडर्ड प्राइस इस्तेमाल करते हैं। वही जब प्राइस वेरिएंस निकालेंगे तो प्राइस वेरिएंस में स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस के बीच का अंतर हमें पता करना होगा, लेकिन वहाँ जो एक मल्टीप्लायर इस्तेमाल होगा, जो फिक्स मल्टीप्लायर होगा, वह होगा एक्चुअल क्वांटिटी। तो अर्थात जब मल्टीप्लायर के रूप में अगर हम प्राइस को लेते हैं तो स्टैंडर्ड प्राइस लेते हैं, और जब मल्टीप्लायर के रूप में यदि क्वांटिटी को लेते हैं तो एक्चुअल क्वांटिटी को लेते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस लेना है, तो यहाँ मल्टीप्लायर जो होगा क्वांटिटी नहीं होगी, वो होगा प्राइस। अब प्राइस मल्टीप्लायर जब इस्तेमाल होता है तो क्या होता है, वो स्टैंडर्ड प्राइस होता है। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी के अंतर को बताता है। मल्टीप्लायर के रूप में स्टैंडर्ड प्राइस इस्तेमाल हुआ होगा,
तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड प्राइस इज इक्वल टू मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गलत है? मटेरियल कास्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल क्वांटिटी। तो यह तो बात सही है, मटेरियल कास्ट वेरिएंस के लिए स्टैंडर्ड कास्ट मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल कास्ट इस्तेमाल किया जाता है, तो ये ऑप्शन ए तो करेक्ट है। अब ऑप्शन बी की बात करें, मटेरियल कास्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो ये भी बात सही है भाई, मटेरियल कास्ट वेरिएंस दो तरीके से हो सकता है, या तो प्राइस में परिवर्तन हो जाए तब, और या तो क्वांटिटी में या यूजेज में परिवर्तन हो जाए तब जो है कास्ट में परिवर्तन होता है, या दोनों में परिवर्तन हो जाए तब भी कास्ट में परिवर्तन होता है। अगर दोनों में परिवर्तन होने के कारण मटेरियल कास्ट में कोई वेरिएंस उत्पन्न होता है तो मटेरियल प्राइस का वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी का वेरिएंस दोनों जोड़ दें तो एक्चुअल मटेरियल कास्ट वेरिएंस पता चलता है। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी की बात करें, मटेरियल कास्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कास्ट माइनस एक्चुअल कास्ट, तो ये भी भाई सही है। ऑप्शन डी की बात करें, मटेरियल कास्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ये गलत है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस जो है मटेरियल यूजेज वेरिएंस का एक टाइप है। मोटे तौर पे कास्ट वेरिएंस मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस का टोटल होता है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का टोटल नहीं होता है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस मटेरियल यूजेज वेरिएंस का पार्ट होता है। तो इस प्रकार से यहाँ जो रिलेशनशिप इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन डी, मटेरियल कास्ट इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज, सामग्री मिश्रण विचरण है। ऑप्शन ए, रिवाइड स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाई रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ऑप्शन सी, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाई रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ऑप्शन डी, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाई रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टूडेंट, अभी हमने आपको बताया है कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का एक हिस्सा है, यानी मटेरियल मिक्स वेरिएंस एक तरीके से क्वांटिटी वेरिएंस ही है। क्वांटिटी वेरिएंस जब निकालते हैं तो जो मल्टीप्लायर इस्तेमाल करते हैं वो प्राइस इस्तेमाल करते हैं, यानी स्टैंडर्ड प्राइस इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखें, चूँकि मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस ही है, ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्वांटिटी वेरिएंस है, मल्टीप्लायर स्टैंडर्ड प्राइस इस्तेमाल होगा, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। यानी आपका आंसर या तो ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है। यदि ध्यान से देखें तो ऑप्शन सी में एक गड़बड़ी है भाई, रिवाइड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये गलत है। रिवाइड स्टैंडर्ड, दोनों स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पर दी गई है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता है। हम तुलना किसकी करते हैं तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल की करते हैं, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। देखिए, ये जो टेक्निक हमने आपको बताई ये एलिमिनेशन टेक्निक कही जाती है, यानी इसमें हम, अगर हमें करेक्ट आंसर पता नहीं है, लॉजिक पता है, तो हम धीरे धीरे करके चीज़ों को एलिमिनेट करते जाते हैं ऑप्शन को, और हम करेक्ट आंसर की तरफ पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से देखें, ये 30 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाई रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, इसे हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्टूडेंट, इस प्रकार से ये दो वीडियो के माध्यम से हमने पूरे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिलेबस, या जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम दे करके यहाँ पर कवर कर रहे हैं, इसको कंप्लीट किया। इसके सारे चैप्टर्स हम लोगों ने देखे। यदि दी गई जानकारी आप सबको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ आपको मिलती रहें। यदि आपकी कोई जिज्ञासा है
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सब इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।